हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 17 की रहेगी। बिजनेस लॉ सीरीज़ में जो हम एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करा रहे हैं, उस सीरीज़ की ये चैप्टर 17 की वीडियो है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? देखिए, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द नीड फॉर इट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, इसकी नीड क्यों पड़ी, ये देखिए सब चीज़ पढ़ेंगे। द वर्ड एजेंसी रेफर्स टू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी अक्वायर द राइट टू रिप्रेजेंट द अदर इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस। देखिए, जो एजेंसी का जो एक वर्ड है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है दो पार्टीज के बीच में, वेयर बाय वन पार्टी अक्वायर, दूसरी एक पार्टी को दूसरी पार्टी से राइट मिलता है कि वो दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करे अपने उसके बिहाफ पर और इन द डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के लिए। ठीक है। The complexities of modern business make it beyond the physical and material capacity of a person to attend the requirement of an expanding commercial enterprise which gives rise to need for the contract of agency। देखिए, आजकल जो मॉडर्न बिजनेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अराइज हो गई है कि एक जो प्रिंसिपल पर्सनस के लिए यानी उसके ओनर के लिए हर जगह जाना, हर जगह हर चीज़ों को मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए उसने क्या नीड महसूस करी कि मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक एजेंट हायर करना पड़ेगा जो मेरे बिहाफ पे वर्क करे। ठीक है, इसलिए नीड पड़ी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की, which gives rise to need for the contract of agency। It is not possible for a person to personally perform all his business activities। एक पर्सन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो पर्सनली हर एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को जाकर कंप्लीट करे या फिर परफॉर्म करे। स्पेशली सच एक्टिविटीज़ कवर डाइवर्स अफेयर एंड आर सेपरेट ओवर अ वाइड रेंज। स्पेशली उस सिचुएशंस में जहाँ पर जो एक्टिविटी है बहुत डाइवर्सली फैली हुई है एंड आर स्प्रेड ओवर अ वाइड रेंज, और वाइड रेंज तक फैली हुई है। द लॉ देयरफॉर प्रोवाइड दैट पर्सन कैन लॉफुली डेलीगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर इन परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। तो लॉ, कानून उस टाइम पे ये प्रोवाइड करता है उस पर्सन को लॉफुली कि वो एक पर्सन को अपॉइंट करे और डेलीगेट कर दे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अनदर इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एंड रिकॉग्नाइज सच परफॉर्मेंस बाय द अदर पर्सन एज इक्वलेंट टू द एक्ट हैविंग बीन परफॉर्म्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। और इस जो काम को, जो उसके द्वारा काम किया गया जाएगा, उस पर्सन के द्वारा, उस एजेंट के द्वारा, वो काम उसकी खुद की परफॉर्मेंस मानी जाएगी कि भाई वो काम उसने खुद पर्सन ने परफॉर्म किया है। सच अदर पर्सन इज कॉल्ड एन एजेंट। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एजेंट। ठीक है। तो सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन एन एजेंट एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू। एजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया गया है टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करने के लिए, और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज, और अपने आप को रिप्रेजेंट करे इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टी से डीलिंग करने के लिए, खुद को प्रिंसिपल जो पर्सन है उसको 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 रिप्रेजेंट करे वो अपने उसके बिहाफ पे। ठीक है। द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। और जिसके लिए काम किया जा रहा है या फिर जिसको यहाँ काम के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस पर्सन को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो देखिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा एजेंसी का? ये प्रिंसिपल है, यानी कि बिजनेस का ओनर है पर्सन, बिजनेस का ओनर, और ये है उसका एजेंट, यानी ये प्रिंसिपल है और ये उसका एजेंट है। तो अब इस पर्सन के बिहाफ पे ये पर्सन काम करेगा। ठीक है। तो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस प्रिंसिपल को। ठीक है, जो बिजनेस का ओनर है, क्योंकि बिजनेस ओनर हर जगह है, हर स्टेट में, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है हर स्टेट में, और मान लो इंटरनेशनल बिजनेस है तो हर नेशनैलिटी में, हर कंट्री में नहीं जा सकता, तो वो वहाँ पर अपने लिए एजेंट हायर कर लेता है ताकि वो एजेंट उसके बिहाफ पे निर्णय ले सके, बिजनेस एक्टिविटीज कर सके। ठीक है।
और जो एजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनर को, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो ओनर होगा, जो ये बिजनेस ओनर है, इसने बहुत सारी जो अपनी इसको बहुत सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेगा तो साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे रूल्स ऑफ एजेंसी, एजेंसीज के कुछ रूल हैं, तो देखिए क्या क्या रूल्स हैं। देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए दो एसेंशियल्स पॉइंट है। क्या, फर्स्ट, एनी एक्ट दैट ए पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन डू हिमसेल्फ। भाई कोई भी एक्ट जो पर्सन खुद कैपेबल है उसको करने को, वो उसको खुद कर सकता है। ही कैन गेट द सेम एक्ट डन बाय एन एजेंट, और सेम काम या तो वो खुद कर सकता है या फिर वो सेम काम किसी एजेंट के द्वारा करवा सकता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर द एजेंट कैन नॉट डू व्हाट द प्रिंसिपल कैन। तो कुछ जगह एक एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ वेयर द एजेंट कैन नॉट डू, जहाँ एजेंट को वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल है, एन एजेंट कैन नॉट गेट मैरिड, एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे मैरिज नहीं कर सकता किसी पर्सन से। पेंट अ पिक्चर, प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी की पिक्चर पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किल, खुद की स्किल्स का काम हो गया। और गिवन सॉन्ग से, और सॉन्ग नहीं गा सकता क्योंकि सॉन्ग भी क्या होगा, खुद की स्किल्स हो गई, तो वो पर्सनल स्किल्स जो है वो प्रिंसिपल खुद ही परफॉर्म करेगा। सेकंड है, एन एक्ट डन बाय द एजेंट इज टेकन टू बी एन एक्ट डन बाय द प्रिंसिपल। कोई एजेंट के द्वारा काम किया गया वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने ही किया है। बेयरिंग सम एक्सेप्शंस, एनी एक्ट डन बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज डीम्ड टू बी एन एक्ट डन बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। जब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर अगर एजेंट कोई किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है तो वो ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने वो काम किया है, ठीक है। हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, एजेंट कौन पर्सन अपॉइंट हो सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, कोई भी ऐसा पर्सन जो मेजोरिटी की एज में है अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग, टू विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड का हो, में एम्प्लॉय एजेंट, उसको एजेंट के रूप में हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, द प्रिंसिपल मस्ट हैव द कैपेसिटी टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस रिगार्ड देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ लॉ विच टेक्स Qfist per alium facit per se, which means he who acts through an agent is himself acting। जो पर्सन अपने एजेंट के थ्रू काम करवा रहा है वो खुद काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। हु कैन बिकम एन एजेंट, एजेंट कौन बन सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, एजेंट के रूप में कोई भी पर्सन बन सकता है। ये तो है हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, कोई भी कौन पर्सन अपॉइंट कर सकता है? एनी पर्सन हु इज एज ऑफ मेजोरिटी में होगा, और अकॉर्डिंग टू लॉ विच इज सब्जेक्टेड एंड हु इज साउंड माइंड का होगा, वो में एम्प्लॉय ना एजेंट, वो एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। यानी प्रिंसिपल का दे रखा है, प्रिंसिपल मेजोरिटी में होगा और साउंड माइंड का होगा, वही क्या कर सकता है, एजेंट को एम्प्लॉय। अब कौन पर्सन एजेंट बन सकता है? एजेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो मेजर एज का हो या फिर वो साउंड माइंड का हो। जो एजेंट है वो माइनर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के लायक हो, वो माइनर भी हो सकता है और साउंड माइंड का भी, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य प्रिंसिपल के द्वारा किया गया माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंट एज एजेंट, एजेंट के रूप में कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। वाइल द लास्ट स्टिपुलेट दैट द प्रिंसिपल मस्ट हैव द कंपिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ बस ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब वो जो मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एजेंट शुड हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बिकॉज द एजेंट डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ। लेकिन ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि एजेंट भी में भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि एजेंट खुद के बिहाफ पे यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। और प्रिंसिपल तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है प्रिंसिपल के अंदर, वो साउंड माइंड का भी है और वो मेजर भी है, ठीक है। तो जो एजेंट है वो माइनर भी हो सकता है और वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य प्रिंसिपल के बिहाफ पे माना जाएगा। कंसिडरेशन फॉर एजेंसी, और जो एजेंसी के लिए क्या पेमेंट होती है? कंसिडरेशन देखो, अगर मैंने किसी के लिए कोई काम किया है तो उसके बदले मुझे कुछ देगा, ठीक है, ये होता है कंसिडरेशन, ठीक है। प्रतिफल, हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल, काम करने के रिटर्न में कुछ मिला गया, पैसे या कुछ भी जो चीज़, ठीक है, वो होता है प्रतिफल, कंसिडरेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी का देखो, एजेंसी के अंदर जो कंसिडरेशन है एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। देखो, जब एक प्रिंसिपल एजेंट को हायर करता है, अगर वो
मतलब इस तरीके से हायर करता है कि जो वो नॉन ग्रेजुएस, कोई उसकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, तो नॉन ग्रेजुएस है तो उसको पेमेंट देगा, तो वहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन मान लो जो एजेंट हायर किया है वो उसका बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है और उसने ग्रेजुएस बेस पर क्या कर लिया, एजेंट बन गया उसका, और उसके एजेंट बनने के प्रतिफल में मतलब रिटर्न में उसने कोई पैसे नहीं मांगे उससे, तो कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है, तो कंसिडरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, इट इज नॉट असेंशियल दैट एजेंट हु इज अपॉइंटेड इज रेमुनेटेड फॉर सर्विस, जरूरी नहीं रेमुनेशन मिले उसको सर्विस के लिए। एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल एंड डज समथिंग फॉर द लेटर विदाउट एनी कंसिडरेशन, एजेंट जो अपॉइंट किया है वो उस प्रिंसिपल के लिए कुछ करता है और उसके विदाउट मतलब उससे रिटर्न में कोई कंसिडरेशन नहीं लेता, हैज द सेम राइट एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट हु हैज एन कंसिडरेशन, उसके पास सेम राइट होते हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि जो पर्सन कंसिडरेशन नहीं ले रहा उसके भी सेम राइट है और जो कंसिडरेशन ले रहा है उसके भी सेम राइट एंड ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन नॉट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एजेंसी। वाइफ एज एजेंट ऑफ द हस्बैंड, वैसे तो देखो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के एजेंट नहीं बन सकते, लेकिन जब वाइफ और हस्बैंड अलग रह रहे हों तो जो वाइफ है हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसको प्लेज कर सकती है एज, देखो वो प्लेज करेगी तो हस्बैंड का प्लेज माना जाएगा, मतलब गिरवी रखती है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए, सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए ही वो प्लेज रख सकती है वो, और जो वाइफ के द्वारा किया गया जो प्लेज है वो हस्बैंड के द्वारा किया गया माना जाएगा, वो होता है वाइफ एज अ एजेंट ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, सिर्फ यही है, वैसे अदरवाइज रूल ये कहता है हस्बैंड एंड वाइफ नॉट आर द एजेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, द हस्बैंड इज ओनली रिलीव्ड ऑफ सच लाइबिलिटी इट कैन बी प्रूव दैट द परचेज गुड्स आर नॉट, हस्बैंड सिर्फ उन लाइबिलिटी से रिलीव रहेगा जिनसे कि अगर कोई भी वाइफ उन चीज़ों के लिए अगर प्लेज करती है जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए नहीं है, तो हस्बैंड वो काम वो उस लाइबिलिटी से दूर रहेगा, वो उसका उत्तरदायित्व नहीं बनता है, हस्बैंड का उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि अगर को उसकी वाइफ उससे अलग हो गई है तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के अलावा कोई चीज़ अगर है तो वो उसके लिए लिएबल नहीं होगा। ठीक है, द हस्बैंड हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन हिज वाइफ टू मिक्स परचेज, अगर हस्बैंड ने बोलकर एक्सप्रेस करके अपनी वाइफ को मना कर दिया है कि ये चीज़ आपको नहीं खरीदनी, तो फिर वो उसके लिए लिएबल नहीं होगा क्योंकि उसने उसको एक्सप्रेसली बोल दिया था कि ये चीज़ नहीं खरीदनी आपको। ठीक है, सी है द हस्बैंड हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन द सप्लायर ऑफ सच गुड्स टू गिव एनी क्रेडिट टू हिज वाइफ, जब हस्बैंड ने एक्सप्रेसली अपने मुंह से वर्ड ऑफ माउथ से ये सप्लायर को बोल दिया कि भाई ये चीज़ आपको मेरी वाइफ को सप्लाई नहीं करनी है, तब भी वो उस चीज़ के लिए लिएबल नहीं होगा, अगर वो सप्लाई कर देता है तो वो उसकी पेमेंट के लिए लिएबल नहीं होगा। ठीक है, when the husband and wife do not stay together the wife has the right to pledge the husband credit for the purchase of necessity of life, सिर्फ necessity of life की परचेज के लिए प्लेज कर सकती है। ठीक है, आगे है एजेंट एंड एम्प्लॉय। अब देखो एजेंट और एम्प्लॉय में दोनों में डिफरेंस होता है, कैसे? एजेंट तो एक पर्सन होता है, देखिए ये एजेंट है एक ओनर का, तो वो क्या कर सकता है, एजेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है। ठीक है, किसने दिया अथॉरिटी? ओनर ने, और जो ओनर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं इसके द्वारा किया गया कार्य ऐसे माना जाएगा कि वो ओनर ने किया है। ठीक है, इसने कोई कांटेक्ट किया है थर्ड पार्टी से तो वो इसके द्वारा कांटेक्ट नहीं माना जाएगा, वो इसके द्वारा कांटेक्ट माना जाएगा कि ओनर ने कांटेक्ट किया है। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया हमारा एजेंट। और एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो ओनर के दिए गए आदेश के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, ओनर ने बोला कि ये डिसीजन मेकिंग करनी है तो इसको ये करना है, ये करेगा। ओनर ने बोला ये मेरा टारगेट अचीव करना है तो ये एम्प्लॉय करेगा, ना कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओनर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये इसके द्वारा किया गया कार्य इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ओनर को। ठीक है, ये एम्प्लॉय और एजेंट में डिफरेंस हो गया। It is important to understand the difference between an agent and a servant. An agent is a medium who represent the principal in dealing. Agent एक medium है जो represent करता है principal person को, किसके सामने? थर्ड पार्टी के सामने। ठीक है, और जो एक servant है यानी कि जो employee है, servant act at the direction of the employer, वो employer के direction के according काम करता है कि इस तरीके से काम करना है, and is expected to carry out the legitimate order of the employer, उसको employer के सारे जो भी legitimate order हैं वो मानने पड़ते हैं। सर्वेंट ऑर्डिनरी डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड थर्ड पार्टी, सर्वेंट
कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन जो एजेंट है वो एम्प्लॉयर यानी प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गए दोनों में। अब देखो क्या है, ये देखो द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड एन एम्प्लॉय आर एज फॉलोज। एन एम्प्लॉय कैन बी डायरेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर टू डू एनी एक्ट। जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर के डायरेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग काम करता है। वेयर एज एन एजेंट इज अपॉइंटेड टू ब्रिंग द प्रिंसिपल इनटू लीगल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। लेकिन जो एजेंट है अपॉइंट किया जाता है थर्ड पार्टी से लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए ऑनर की यानी प्रिंसिपल की। An employee can be directed by the employer as to what to do and how to do. Employee जो है employer जो है employee को ये बताता है कि क्या करना है कैसे करना है। Whereas an agent has only to be told what to do. सिर्फ को ये बताया जाता है क्या करना है, how he does it is left to the discretion and skill of the agent. और किस तरीके से करना है वो खुद की उसकी स्किल के ऊपर उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, किस तरीके से करना है तुम देख लो, लेकिन करना ये काम है। एन एक्ट डन बाय द एम्प्लॉय डज नॉट मेक द एम्प्लॉयर लिएबल टू थर्ड पार्टी। जो अगर कोई एम्प्लॉय कोई काम करता है तो वो एम्प्लॉयर जो है उसके लिए लिएबल नहीं रहेगा थर्ड पार्टी के, लेकिन एजेंट जो अगर काम करता है तो वो थर्ड पार्टी के लिएबल होगा जो ओनर है उसकी। ठीक है, एन एजेंट इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट जो होता है प्रिंसिपल का एम्प्लॉय नहीं होता। वेयर एज एन एम्प्लॉय कैन बी एम्प्लॉयड एजेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो एक तरह से एम्प्लॉयड एजेंट, क्योंकि कई बार होता है कि एजेंट की जो वो रूल्स होते हैं वो उस एम्प्लॉय के ऊपर फॉलो करने पड़ते हैं उसको। एम्प्लॉयर का वो एम्प्लॉयड एजेंट बन जाता है कभी कभी। कौन? एम्प्लॉय। आगे देखो, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी कैन बी एस्टैब्लिश इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो कैसे बनती है एजेंसी, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट और रिटर्न। जब देखो दो पार्टी मिलके मुंह से या फिर मतलब बाय वर्ड ऑफ माउथ या फिर रिटर्न में ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा और उसके लिए काम करेगा और उसके द्वारा किए गए सारे जो काम हैं वो दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ओनर या फिर प्रिंसिपल है वो कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेगा एजेंट को, तब जाके क्या होता है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड अथॉरिटी। कभी कभार तो इम्प्लीकेशन बताकर और कभी कभार इम्प्लाइड अथॉरिटी बन जाती है। अपना सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 187 व्हेन द कंडक्ट सिचुएशन और एक्शन ऑफ द पार्टीज इम्प्लाइज दैट रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टी। कि जो ऐसे कंडीशन या एक्शन हो जाते हैं कि पार्टीज के बीच में अपने आप ही एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, रिलेशनशिप बन जाती है। इट इज टर्म टू बी एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड अथॉरिटी। उसको बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, अपने आप ही लग गई यहाँ पर। टू एग्जाम्पल, इन पार्टनरशिप कंसर्न ईच पार्टनर इज डीम्ड टू बी एन एजेंट ऑफ द। देखो पार्टनरशिप कंसर्न के अंदर हर एक जो पार्टनर होता है वो माना जाता है कि वो अदर पार्टनर का एजेंट है। क्योंकि मान लो 4 पार्टनर है एक पार्टनरशिप में, एक पार्टनरशिप कंसर्न नहीं है पूरी। ठीक है, इसके अंदर कितने पार्टनर हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। अब मान लो कोई डिसीजन लेना है या कुछ काम करना है, अगर एक करेगा तो वो पूरी एक तरह से ये माना जाएगा ना पूरी पार्टनरशिप फर्म ने किया है। अगर ये भी काम करेगा ये भी करेगा तो भी ऐसा लगेगा। तो यानी कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे से काम कर रहे हैं। मतलब इसने किया हुआ काम इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसने किया हुआ काम इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। ठीक है, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया तो नहीं गया था ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाई नहीं थी, लेकिन अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एसोसिएशन बन गई कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अपने आप लागू हो गई यहाँ पर। तो उसे बोलते हैं बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड अथॉरिटी, अपने आप इम्प्लाई हो गई अथॉरिटी। ठीक है, आगे है बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन में क्या होता है, अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की इजाज़त के बगैर उसको बताए बिना विदाउट हिज नॉलेज कोई काम कर देता है उसके बिहाफ पे, तो बाद में या तो उस पर्सन को जिसके बिहाफ पे काम किया गया है या तो उससे रेटिफाई करवा ले कि उसको काम, वो कह देगा कोई बात नहीं, इसने मेरे बिहाफ पे किया था ना काम, ठीक है जी मैं इसको मान रहा हूँ कि इसने जो काम किया है वो
एक तरह से मेरे द्वारा काम किया गया वो माना जाएगा, ठीक है। या फिर उसको डिसऑन कर दे, भी मैंने नहीं करा ये काम, ठीक है। तो अगर वो उसके लिए मान जाता है, अपनी सहमति दे देता है, तो उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं, फिर वो काम एज द एजेंट माना जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196, इफ अ पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसेंट ऑफ अदर, दूसरे की कंसेंट के बिना उसके नॉलेज के कोई काम करता है उसके बिहाफ पे, एंड द पर्सन ऑन हुज बिहाफ सच एन एक्ट हैज डन लेटर रेटिफाई, और जिसके बिहाफ पे काम किया गया था बाद में उसको रेटिफाई कर देता है उस एक्ट को, उसके काम को, इट इज डीम्ड टू बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी एजेंसी एक्ट बन जाता है उस टाइम पे बाय रेटिफिकेशन बिटवीन द टू। दोनों की सहमति होने पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का बन जाता है और एजेंसी अपने आप फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट के थ्रू, देखो, द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इज स्टेटेड इन सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज गिवन इन सेक्शन 237 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, व्हेन वन पर्सन इंडिकेट टू अनदर, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन इंडिकेट करता है दूसरे को बाय वर्ड्स और कंडक्ट, या तो मुंह से या फिर करके, दैट थर्ड पर्सन इज हिज एजेंट, कि थर्ड पर्सन उसका एजेंट है, व्हेन ही एक्चुअली इज नॉट, रियल में वो होता नहीं है उसका एजेंट, बल्कि उसने बोल दिया कि है, देन द पर्सन मेकिंग सच इंसिनुएशन कैन नॉट बी एब्सॉल्व्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डीलिंग ऑफ द कमिटमेंट दैट द सो कॉल्ड एजेंट मेक्स विद द अदर पर्सन। देखो, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने ये बोल दिया किसी थर्ड पार्टी को, ये थर्ड पार्टी खड़ी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है ये थर्ड पार्टी, मैंने इस थर्ड पार्टी के सामने ये बोल दिया कि ये पर्सन क्या है, मेरा एजेंट है, ठीक है। इसके आगे मैंने बोल दिया ये पर्सन मेरा एजेंट है, जबकि है नहीं ये एजेंट, ठीक है। तो मैंने झूठ बोला, ठीक है, मैंने सच नहीं बोला, झूठ बोला, तो अब इसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो इसके बिहाफ पे ही माना जाएगा थर्ड पार्टी के आगे, क्योंकि इसने इसको झूठ बोला है कि ये थर्ड पर्सन क्या है, मेरा एजेंट है, ठीक है। तो ये अपने आप ही ये लग गई ना, होल्डिंग आउट हो गई, इसके थ्रू जो भी काम किया जाएगा वो अब इसके बिहाफ पे माना जाएगा। ये हो गया स्टेप और होल्डिंग, तो अपने आप ही वो बन गया ना, जबकि वो एजेंट नहीं था उसका। देखो इसके अंदर, जबकि वो एजेंट उसका नहीं था, लेकिन फिर भी उसके झूठ बोलने पर वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। बाय नेसेसिटी, कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरी हो जाता है कि एक एजेंट को रखना, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन जाती है। समटाइम द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द पर्सन बिकम्स हेल्पलेस एंड हैज़ टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट एन एक्सप्रेस ऑथराइजेशन। कभी कभार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाती है, एक पर्सन इतना हेल्पलेस हो जाता है कि वो खुद किसी के पर्सन के बिहाफ पे एक्ट करने को मजबूर हो जाता है बिना उसकी ऑथराइजेशन के। सच सिचुएशन गिव्स राइज टू व्हाट इज कॉल्ड एजेंसी आउट ऑफ नेसेसिटी। इसको बोलते हैं हम एजेंसी आउट ऑफ नेसेसिटी, जरूरत पड़ने पर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाना। इन दिस सिचुएशन ए पर्सन इज डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ अदर विदाउट हिज कंकरेंस। बिना उसके मानने पर, बिना उसकी इजाजत के वो उस पर्सन का एजेंट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189, टू एक्ट इन द इमरजेंसी एंड सेव अ पॉसिबल लॉस टू द प्रिंसिपल by doing something which is a person with foresight would to save himself from such loss is called the agency by necessity। कई बार अपने आप को लॉस से बचाने के लिए पर्सन किसी पर्सन का एजेंट बनने को तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। इन अदर वर्ड्स, इन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस और इन एमरजेंसी ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द गुड्स ऑफ अनदर और सेव द अदर पर्सन फ्रॉम सम लॉस इज एन एजेंट बाय नेसेसिटी। उसको बोलते हैं कि सामने वाले पर्सन को या खुद को लॉस से बचाने के लिए अगर सामने वाला पर्सन का वो एजेंट बन जाता है, इसे बोलते हैं एजेंट बाय नेसेसिटी, ठीक है। Agency by necessity is operative in all such cases where the agent acts beyond his right provided the following conditions are met। देखो कौन कौन से कंडीशन में the agent was not in position to establish a contact, जब जहाँ पर एजेंट प्रिंसिपल के साथ में इतना पोजीशन में नहीं होता, इस पोजीशन में नहीं होता कि वो प्रिंसिपल के साथ में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। Be the agent had taken all reasonable precautions to protect the interest of the principal। जब एजेंट जो है सारे रिजनेबल प्रिकॉशंस ले लेता है कि जो इन प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द एजेंट हैड एक्टेड इन गुड फेट में जब एजेंट
काम कर रहा होता है तब। द नीड फॉर एक्शन वाज रियल एंड अर्जेंट, भाई एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है जहाँ पे उस सिचुएशन में, ठीक है। आगे, अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट की अथॉरिटी क्या बनती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186 द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस, जो अथॉरिटी दी जाएगी एजेंट को वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और कई बार अपने आप ही इम्प्लाई होने वाली भी हो सकती है। सेक्शन 187 गिव्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी एज फॉलोज, एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन। जब जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है वो बोलकर, स्पोकन मतलब बोलकर, बाय वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटन में दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस अथॉरिटी। और अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंस, जब परिस्थितियां कुछ ऐसी अथॉरिटी क्रिएट कर देती हैं तो उसे बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है, जो बिना स्पोकन और रिटन हो, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी की कुछ सीमाएं हैं, कौन कौन सी हैं देखो। नॉर्मल एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, नॉर्मल एक्सटेंट देखो कौन सी नॉर्मल सीमाएं कौन सी हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 188 एन एजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कैन डू ऑल सच एक्ट्स विच आर लॉफुली एंड नेसेसरी फॉर सच परफॉर्मेंस, वो सारे काम कर सकता है अपनी अथॉरिटी के अंदर जो सारे लॉफुल हों और जरूरी हों उस काम की परफॉर्मेंस के लिए। इन अदर वर्ड्स एन एजेंट हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल टू ऑपरेट अ बिजनेस, अगर बिजनेस ऑपरेट करने के लिए उसको लिया गया है, ऑथराइज किया गया है, कैन डू ऑल सच एक्ट रिलेटेड टू द बिजनेस, अगर उसको ऑथराइज किया गया है, अथॉरिटी दी है कि इसको ये बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने से रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ होगी वो उसको कर सकता है। तो ये सारी सीमाएं उसकी हो गई, ठीक है। आगे है एजेंट अथॉरिटी इन एमरजेंसी, एमरजेंसी के अंदर एजेंट्स की अथॉरिटी क्या बनती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड सेव हिम फ्रॉम लॉस इन इमरजेंसी द एजेंट हैज़ अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट दैट अ प्रूडेंट मैन वुड डू टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। देखो अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, एजेंट जो काम कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट हर वो काम कर सकता है जो वो अगर खुद सिचुएशन में फंस रहा होता तो अपने लिए करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सेलिंग एजेंट कैन गेट द गुड्स रिपेयर इन केस ऑफ नीड, अगर जरूरत पड़ने पर एक सेलिंग एजेंट खुद गुड्स को रिपेयर करवा लेगा, ठीक है। आगे है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना। देखो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन विच implies that he cannot appoint another person to do something which is incumbent upon his performance. There is a maximum inference, देखो वैसे तो जो एजेंट के पास ये जो अथॉरिटी दी गई है कि भाई वो किसी प्रिंसिपल का काम कर सकता है, लेकिन जो वैसे तो मोस्ट ऑफ ये होता है कि जो एजेंट है आगे अपनी जो अथॉरिटी को डेलीगेट किसी और पर्सन को नहीं कर सकता। सपोज कीजिए प्रिंसिपल ने मतलब ओनर ने अपना एजेंट किसी को बनाया ये काम करने के लिए, आगे एजेंट किसी और पर्सन को एजेंट नहीं रख सकता कि भाई अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या एजेंट नहीं रख सकता, सब एजेंट नहीं रख सकता अपना काम करवाने के लिए। लेकिन कोई कोई कभी कभी कुछ नेसेसिटी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाती है जिसमें काम करवाना जरूरी हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सर्कमस्टांसेस बन जाती है जिसमें जो एजेंट है अपनी अथॉरिटी सामने वाले नीचे अपने नीचे सब एजेंट को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकता है। इफ वी गो बाय दिस मैक्सिम, देखो इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि एजेंट जो है अपना राइट जो है और डेलीगेट नहीं कर सकता अपने अथॉरिटी अनदर एजेंट को। इन अदर वर्ड्स एन एजेंट हु हिमसेल्फ इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर हिज अथॉरिटी, जो एजेंट है वो जो खुद किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बिल्ड बाय ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के उस पर बनता है विच द प्रिंसिपल मेक्स बिकॉज ही रिलीज अपॉन द एजेंट स्किल्स इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी। For the principal to have the same trust and confidence in somebody appointed by the agent may always not be possible, हमेशा आगे possible नहीं है कि agent आगे किसी सब agent को। in other words the agent is restricted to appoint another person to perform what the principal accept or but in circumstances the agent may delegate some of responsibility to another person, the person who is transferred such authority by the agent is called sub agent। देखो वैसे तो ये लॉ के अंदर ये लिखा है कि जो एक एजेंट जो कि
किसने अपॉइंट किया है, एक ऑनर ने या फिर एक प्रिंसिपल ने, वो आगे अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता, अपना काम आगे किसी और पर्सन से नहीं करा सकता कि सब एजेंट से। लेकिन कभी कभार होता है कि कुछ एक सर्कमस्टांसेस बन जाती है, उसमें क्या है, जो एजेंट है वो आगे सब एजेंट को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, उस पर्सन को बोलते हैं, यानी एजेंट का जो एजेंट हो गया सब एजेंट कहलाता है। ठीक है, सब एजेंट कौन होता है? अब सेक्शन 191 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन सब एजेंट एज a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency। एक पर्सन जो कि एजेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, रखा गया है, एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल एजेंट के अंडर वर्क कर रहा है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी के अंदर, उसको बोलते हैं हम सब एजेंट। कंडीशन ऑफ अपॉइंटेड, अब इनको अपॉइंट करने के लिए कौन सी कंडीशंस लगेंगी? अंडर द प्रिंसिपल दैट ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है कि एक जिसको डेलीगेट करी गई अथॉरिटी वो आगे अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। सेक्शन 190 डज नॉट अलाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, वो जो सेक्शन 190 है वो अलो ही नहीं करता कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट को भाई अपॉइंट किया जा सकता है। बट सम एक्सेप्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ विच आर बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस एंड वर्डिक्ट्स गिवन बाय द वेरियस कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस लॉ के, दिस एक्सेप्शंस आर लिस्टेड हेयर अंडर, वेयर द प्रिंसिपल हैज़ गिवन हिज एक्सप्रेस अप्रूवल टू एजेंट टू अपॉइंट। जब प्रिंसिपल खुद बोल दे कि कोई बात नहीं, आप सब एजेंट क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। वेयर द नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड इज टू हैव सब एजेंट, नॉर्मल प्रैक्टिस जो व्यापार की जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि भाई सब एजेंट को हायर करना ही पड़ेगा। वेयर द प्रिंसिपल इज अवेयर ऑफ द एजेंट इंटेंशन टू कीप अ सब एजेंट एंड डज नॉट ऑब्जेक्टेड, जब प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट क्या है, एक सब एजेंट रखना चाहता है और उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता तो भी रख सकते हैं। when the performance is of clerical nature and does not require any particular skill or knowledge, जब परफॉर्मेंस क्लैरिकल नेचर की हो, उसमें कोई प्रॉपर नॉलेज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी सब एजेंट को हायर कर सकता है। when the nature of the business is such that it is necessary to have सब, नेचर ऑफ द बिजनेस का ऐसे ही है कि सब एजेंट को रखना जरूरी है। when there is an unforeseen emergency that calls for appointment of सब एजेंट, कोई ऐसी अनफोर्सिन जो है एमरजेंसी पड़ गई जिसकी वजह से हमें सब एजेंट बुलाना पड़ गया। आगे है लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट एंड सब। अब देखो लीगल उत्तरदायित्व क्या बनते हैं प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट के बीच में। ठीक है, तो पहला बनता है वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, जब सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पता है कि हाँ सब एजेंट अपॉइंट किया गया है, तो उसके बेस पे क्या क्या ऑब्लिगेशन बनती हैं। फर्स्ट, द प्रिंसिपल इज लिएबल टू द थर्ड पार्टी, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ही लिएबल होगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि उसके कंसेंट से ही जो है सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है, चाहे वो काम एजेंट ने किया है चाहे वो काम सब एजेंट ने किया है, प्रिंसिपल ही लिएबल होगा थर्ड पार्टी को जो भी काम किया गया है, क्योंकि सब एजेंट ने और एजेंट ने दोनों ने किसके लिए बिहाफ पे काम किया है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और प्रिंसिपल को पता भी था, उसने अपनी कंसेंट से काम करवाया है। द एजेंट इज लिएबल टू द प्रिंसिपल, और जो एजेंट है जिसको प्रिंसिपल ने रखा था और अथॉरिटी डेलीगेट की थी, वो उसका उत्तरदायित्व बनता है प्रिंसिपल के लिए, और जो सब एजेंट है उसका दायित्व बनता है एजेंट के लिए, क्योंकि उसको अपॉइंट किसने किया है, एजेंट ने। ठीक है, सेकंड है वेयर द सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली, जहाँ पर सब एजेंट को प्रॉपरली एम्प्लॉयड नहीं किया, यानी कि जहाँ पर कंसेंट नहीं ली गई प्रिंसिपल पर्सन की कि सब एजेंट को अपॉइंट करना है या नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, अनऑथराइज जहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट द प्रिंसिपल इन सच सिचुएशन विल सीज टू बी लिएबल फॉर एनी एक्ट ऑफ, तो सब एजेंट ने जो भी कोई एक्ट किया है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो लिएबल नहीं होगा, वहाँ पर उसके जो है वो नहीं बनती, उसके बिहाफ पे वो काम नहीं किया गया। The principal cannot hold the sub-agent liable for fraud or willful default in performance of his obligation. जो प्रिंसिपल है वो सब एजेंट को लियाबल नहीं कर सकता कोई भी फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, वो कुछ उसके मन से जो उसने डिफॉल्ट किया है परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन को, सब एजेंट उसको होल्ड नहीं कर सकता, जो प्रिंसिपल उसको होल्ड नहीं करता। एजेंट हु हैज़ अनऑथराइजली अपॉइंटेड द सब एजेंट विल बी लिएबल टू प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, अगर जो एजेंट है उसको अनऑथराइज अपॉइंट किया गया है
एजेंट को अनऑथराइज ही अपॉइंट किया गया है, तो जो सब एजेंट है विल बी लिएबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो फिर सब एजेंट के द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा उसके लिए वो सब एजेंट ही लिएबल होगा थर्ड पार्टी, क्योंकि जो एजेंट है वो तो अनऑथराइज्ड अपॉइंटेड है। तो अगर सब एजेंट रखा गया तो सब एजेंट खुद लिएबल होगा प्रिंसिपल के और थर्ड पार्टी के। If the principal ratify the appointment of the sub-agent after such appointment has been made, then principal will become liable to third party for all it. अगर देखो सब एजेंट रख दिया एजेंट ने, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई कर दिया, कोई बात नहीं रख लिया ठीक है, तो फिर अब जो भी काम किए जाएंगे सब एजेंट के द्वारा वो प्रिंसिपल के द्वारा ही माने जाएंगे। ठीक है, आगे है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स क्या होता है? एक तरह सब एजेंट जो होता है वही सब्स्टिट्यूट एजेंट होता है, एजेंट का सब्स्टिट्यूट सब एजेंट। ठीक है, एट टाइम्स द एजेंट, ये थोड़ा सा अलग होता है, इन दोनों में फ़र्क माना वही जाता है कि सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा डिफरेंस। एट टाइम्स द एजेंट अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। ऐसे टाइम जो एजेंट अपॉइंट किया था प्रिंसिपल ने वो अपने आप सारे काम नहीं कर पा रहा बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल के, एंड गेट इट डन बाय द सम अदर पर्सन, उसको किसी और काम पर्सन से करवा रहा है विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के बीच में ऑफ द प्रिंसिपल, सच अदर पर्सन इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूट अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। कोई अलग पर्सन काम करा रहा है और प्रिंसिपल की अथॉरिटी मिली हुई है उसको, तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देखो एक तो हो गया जिसको प्रिंसिपल की अथॉरिटी नहीं मिली वो हो गया सब एजेंट, और प्रिंसिपल की अथॉरिटी मिली हुई है वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सब एजेंट होगा उसको कौन अथॉरिटी डेलीगेट करेगा? देखो दोनों में डिफरेंस देखो, जो सब एजेंट है उसको अथॉरिटी कौन डेलीगेट करेगा? एजेंट। एजेंट से आई इसके पास अथॉरिटी सब एजेंट के पास, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है उसको अथॉरिटी कौन डेलीगेट करेगा? उसको प्रिंसिपल ऑनर ही करेगा अथॉरिटी डेलीगेट। ठीक है, according to section 194, where an agent holding an express or implied authority to name of another person to act on for the principal in the business of the agency named another person accordingly, such person is not a sub-agent, वो सब एजेंट नहीं होता, but an agent of principal for such part of the business of agency as is entrusted to him। ठीक है, वो पर्सन कौन कहलाएगा? सब एजेंट। अब देखो डिफरेंस देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट्स। अपॉइंटमेंट, ए सब एजेंट इज अपॉइंटेड व्हेन द प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर ट्रेड डिमांड्स इट। जब एक प्रैक्टिस एक ट्रेड के अंदर डिमांड करता है कि सब एजेंट के बिना काम नहीं चलेगा तो वो सब एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। और व्हेन इट इज एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एजेंसी, अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए एजेंसी की, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक सब एजेंट को अपॉइंट करना है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एजेंसी टू फंक्शन विदाउट, और एजेंसी के लिए पॉसिबल नहीं रहता कि सब एजेंट के बिना ये काम हो जाए। ठीक है, तब अपॉइंट किया जाता है इसको सब एजेंट को। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है, सब्स्टिट्यूट एजेंट इज अपॉइंटेड विद द टैसिट और एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की अप्रूवल के बाद इसको अपॉइंट किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन और फंक्शंस इन द एजेंसी। कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए और फंक्शंस जो है एजेंसी के अंदर उसको कंप्लीट करने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। कंट्रोल, द सब एजेंट डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट। जो सब एजेंट है किसके कंट्रोल में काम करता है? क्योंकि इसको अपॉइंट किया होता है एजेंट ने, तो एजेंट के कंट्रोल में काम कर रहा होता है। सब्स्टिट्यूट एजेंट वर्कर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है वो प्रिंसिपल के डायरेक्शन में काम कर रहा था क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको अपॉइंट किया है। रेमुनरेशन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेमुनरेशन ऑफ सब एजेंट इज दैट ऑफ द एजेंट, ही कैन नॉट डिमांड इज रेमुनरेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। देखो सब एजेंट है वो उसको किसने रखा है, किसने अपॉइंट किया है? एजेंट ने। तो एजेंट से ही अपनी जो भी उसके पैसे बनते हैं वो, उसके जो मेहनताना बनता है वो रेमुनरेशन बनता है वो मांगेगा। प्रिंसिपल लिएबल नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल ने इसको नहीं रखा। ए सब्स्टिट्यूट एजेंट लाइक एन एजेंट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन द प्रिंसिपल एंड द कैन डिमांड द रेमुनरेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। ये देखो प्रिंसिपल ने इसको अपॉइंट किया था तो और काम भी प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, तो इसको रेमुनरेशन कौन प्रदान करेगा? प्रिंसिपल।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट नॉट टू द प्रिंसिपल। सब एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एजेंट के लिए, क्योंकि एजेंट ने उसको अपॉइंट किया है, वो प्रिंसिपल के लिए नहीं होगा। ओनली इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल एक्ट ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। बस जब वो फ्रॉड या विलफुल एक्ट गलत काम करेगा तभी बस वो प्रिंसिपल के लिए लिएबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ए सब्स्टिट्यूट एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रिंसिपल नॉट टू द एजेंट। ये क्योंकि इसने वो पॉइंट ही प्रिंसिपल ने किया है तो ये प्रिंसिपल के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट के लिए नहीं होगा। होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल बाय प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल कैन नॉट होल्ड ए सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। जो प्रिंसिपल है अपने परफॉर्मेंस के लिए सब एजेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, लेकिन इसमें ठहरा सकता है क्योंकि इसने खुद को अपॉइंट किया था। प्रिंसिपल कैन होल्ड सब्स्टिट्यूट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, आगे आ गया को एजेंट। अब हमने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूट एजेंट, सब एजेंट, यानी एजेंट के नीचे जो एजेंट वर्क करते हैं वो हो गए सब एजेंट, और एजेंट के नीचे ही एक एजेंट वर्क करते हैं लेकिन वो विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल करते हैं, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब हमारे को एजेंट होते हैं एक से ज़्यादा एजेंट। जब एक प्रिंसिपल का बिजनेस इतना बड़ा होता है कि उसे एक से ज़्यादा एजेंट को रखना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए, तो जब एक प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल या अपॉइंट करता है एक से ज़्यादा एजेंट एट द सेम टाइम, तो उसे बोलते हैं को एजेंट। At times, two or more persons are appointed as agent in a business enterprise. Such persons who are the agent of the same principal are called co-agent. यानी कि दो एजेंट्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं वो सेम है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? को एजेंट्स। एंड शेयर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, और वो जॉइंटली बहुत सारी लायबिलिटीज़ को वहन करते हैं। ठीक है, वो को एजेंट कहलाते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट। एजेंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं? स्पेशल एजेंट, ए स्पेशल एजेंट इज वन हु इज अपॉइंटेड टू स्पेसिफिक जॉब लाइक एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड टू सेल अ प्रॉपर्टी। जो एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए एजेंट को अपॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं हम स्पेशल एजेंट। जैसे कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक प्रिंसिपल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए उसने एक स्पेशल एजेंट को हायर किया है प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, तो वो बोलते हैं स्पेशल एजेंट। जनरल एजेंट, ए जनरल एजेंट इज अपॉइंटेड टू डू ऑल एक्ट्स पर्टेनिंग टू ए बिजनेस और इंडस्ट्री। जनरल एजेंट वही होगा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाने के लिए जो एजेंट हायर करेंगे उसे बोलते हैं हम जनरल एजेंट। नॉन मर्चेंटाइल एजेंट, नॉन मर्चेंटाइल एजेंट इज वन हु परफॉर्मेंस डज नॉट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन ए बायर एंड सेलर। नॉन मर्चेंटाइल एजेंट ऐसा एजेंट होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट के करने पर कोई ऐसी रिलेशन क्रिएट नहीं होते जो बायर और सेलर वाले होते हैं। सच एज एजेंट ऑपरेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन डूइंग सच एक्ट विदाउट आर नॉट कंसर्न विद बिजनेस बट आर कनेक्टेड टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल। कुछ ऐसे एजेंट जो अपॉइंट किए जाते हैं जो बिजनेस और अपना प्रिंसिपल के बीच में जो कनेक्टेड नहीं होते हैं, किस चीज़ के लिए? नॉट कंसर्न विद बिजनेस के लिए कंसर्न नहीं होते, जबकि उसके कुछ राइट और ऑब्लिगेशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए लॉ एजेंट एडवाइजेज प्रिंसिपल ऑन लीगल मैटर्स और एस्टेट एजेंट इज कंसर्न विद मैटर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नॉन मर्चेंटाइल जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी और पर्पज से रिलेटेड है, जैसे कि लीगल मैटर के लिए लॉ पर्सन को वो कर लिया, एजेंट रख लिया, और एस्टेट एजेंट को रख लिया किस चीज़ के लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कोई लैंड बिल्डिंग के लिए। अदर एग्जाम्पल नॉन मर्चेंटाइल एजेंट्स आर अटॉर्नीज और सॉलिसिटर ऑफ प्लीडर एटसेट्रा। वाइफ इज आल्सो नॉन मर्चेंटाइल एजेंट ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड की नॉन मर्चेंटाइल एजेंट होती है वाइफ। और मर्चेंटाइल एजेंट वो होगी जो बिजनेस एक्टिविटीज करेगा, वो मर्चेंटाइल एजेंट होता है। एजेंट हु रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आल्सो कॉल्ड मर्चेंटाइल एजेंट। मर्चेंटाइल एजेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मर्चेंटाइल एजेंट देखो इतने टाइप्स के होते हैं। फैक्टर, फैक्टर क्या करता है? फैक्टर इज अ मर्चेंटाइल एजेंट होता है हु इज इंटरेस्टेड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिस पे ट्रस्ट करता है विद द पोजेशन ऑफ गुड्स, उसको गुड्स अपनी दे देता है, पोजेशन दे देता है गुड्स की। किस लिए देता है? कि वो सेल कर सके। ही हैज अथॉरिटी ओवर द गुड्स एंड सेल द गुड्स इन हिज ओन नेम एंड इज रेम्यूनरेटेड फॉर हिज सर्विस इन हिज सेलिंग द गुड। जो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो गुड्स सेल करे अपने खुद के नेम पे, लेकिन जो ब्रांड नेम होगा वो किसका होगा? वो जो जो सिंप वो खुद ओनर है उसका, वो
ही हैज़ अथॉरिटी टू इशू रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फॉर द गुड्स इन हिज ओन नेम, अपने खुद के नेम पे वो गुड्स की रिसिप्ट ले, पेमेंट ले, जो भी है, एंड कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफॉल्टर्स इन पेमेंट, और खुद इनिशिएट करे लीगल प्रोसीडिंग जो भी पेमेंट जिसने नहीं दे पा रहे हैं जो उनके रिगार्डिंग। ही हैज़ द राइट ऑफ लियान ऑफ द गुड्स इन हिज पोजीशन ऑफ एनी कंसिडरेशन ही माइट हैव टू रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ने उसको जो भी पैसे के लिए अपॉइंट किया था वो पैसे उसको नहीं देता है तो उसके पास ये हक होता है कि जो गुड्स उसको पोजीशन दी गई थी वो अपने पास रख ले, उसको लियान रख ले। उसको लियान मतलब होता है रख लेना। ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर इज एन एजेंट हु इज एम्प्लॉयड टू बाय और सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। एक ब्रोकर वो होते हैं जो गुड्स को सेल और बाय करते हैं किसी और के नाम पे, अनदर पर्सन के नाम पे, और खुद के नाम पे जो करते हैं वो फैक्टर होते हैं। ही इज एम्प्लॉयड ऑन अ कमीशन बेसिस टू ब्रिंग अबाउट ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ये किस लिए काम करते हैं, कमीशन के लिए काम करते हैं। ए ब्रोकर इज एन एजेंट फॉर बोथ द बायर एंड सेलर, जो ब्रोकर होता है वो बायर और सेलर दोनों के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है। ही इज नॉट गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स, उसको गुड्स नहीं देते हैं हम, बस वो क्या करता है किसी की गुड्स का मतलब बिकवा देता है, बोल के भाई उसकी गुड्स इतनी उठानी है, आपको इधर पहुंचानी है, इसकी गुड्स इधर से उठानी है उधर पहुंचानी है, वो ब्रोकर होता है। ठीक है। Auctioneer, an auctioneer is an agent appointed by seller to sell his good by auction for a commission on the price of the goods act। auctioneer एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इज एन एजेंट, एक एजेंट होता है जो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है टू सेल द हिज गुड्स, अपनी गुड्स को सेल करने के लिए, किसके द्वारा, ऑक्शन के द्वारा, नीलामी के द्वारा, फॉर कमीशन, कमीशन के लिए काम करता है ऑक्शनर जो भी होता है, ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी प्राइस है उसके ऊपर क्या मिलता है, उसको कमीशन मिलता है। कमीशन एजेंट कौन होता है, ए कमीशन एजेंट इज वन हु इज एम्प्लॉयड टू बाय एंड सेल गुड्स। कमीशन एजेंट वो होता है जिसको एम्प्लॉय करा गया है बाय और सेल गुड्स की सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। ट्रांजैक्ट्स बिजनेस जनरली फॉर अदर्स, बिजनेस में ट्रांजेक्शन करता है दूसरों के लिए। फॉर सच एक्टिविटीज ही रिसीव्स हिज रेम्युनरेशन और रिवार्ड इन अ फॉर्म ऑफ कमीशन, इस एक्टिविटी के लिए वो रेम्युनरेशन और रिवार्ड रिसीव करता है। ई है डेल क्रेडिटर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है, डेल क्रेडिट एजेंट इज वन हु फॉर एन एक्स्ट्रा कमीशन के लिए, देखो कमीशन के लिए तो काम करते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा कमीशन होता है इसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। उसमें जो है जो एजेंट है वो गारंटी प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल को कि अगर आपकी जो पर्सन बाइंग गुड्स, इफ़ द पर्सन बाइंग गुड्स, जो आपकी गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट पर मतलब उधार में, अगर वो डिफ़ॉल्ट जाता है अपने पेमेंट को देने पे, तो वो जो डेल क्रेडिटर एजेंट है वो खुद उसकी पेमेंट करेगा। तो डेल क्रेडिटर एजेंट हायर करने से क्या हो जाता है, हमारे को सिक्योरिटी मिल जाती है कि जो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ठीक है। बैंकर, नॉर्मली द रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड हिज कस्टमर इज वन ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर, बट ए बैंकर कैन आल्सो द एजेंट ऑफ हिज कस्टमर, लेकिन जो बैंकर है वो कस्टमर का एजेंट हो सकता है। बैंकर इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द मनी डिपॉजिटेड विद हिम ऑन द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, बट देयर इज एडेड सर्विसेज दैट ही प्रोवाइड। बैंकर वैसे ऑब्लाइज होता है कि जो मनी डिपॉजिट कराई गई है वो उसको वापस देगा जब उसकी डिपॉजिटर की डिमांड होगी, लेकिन देयर आर कुछ एडेड सर्विसेज भी होती है। ही एक्ट एज अ डिपॉजिटर एजेंट इन कलेक्टिंग अमाउंट्स ऑन हिज बिहाफ, डिपॉजिट थ्रो ड्राफ्ट और चेक। वो डिपॉजिटर के एजेंट के रूप में काम करता है अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए ऑन हिज बिहाफ। देखो अमाउंट कलेक्ट करके लाता है बैंकर ऑन हिज बिहाफ, डिपॉजिट थ्रू ड्राफ्ट, और उसी अमाउंट को ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू डिपॉजिट भी करता है। इशू एंड एनकैश पे ऑर्डर, और जो भी पे ऑर्डर थे उसको इशू करता है, एनकैश करता है, एंड प्रोवाइड अदर सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो बैंकर है वो एक तरह से क्या करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। आगे देखिए रेटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। रेटिफिकेशन क्या होता है, यदि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम कर लिया और उसके बिना नॉलेज के और बिना कंसेंट के काम किया, उसकी सहमति के बिना ही वो काम कर लिया है, तो वो उससे तो अगर वो जिसके बिहाफ पे काम किया गया है अगर उसको वो रेटिफाई कर देता है, दो ऑप्शन होते हैं उसके बाद, या तो रेटिफाई कर दे, सहमत हो जाए उससे, उसको रेटिफाई कर दे उस काम को, या फिर डिसऑन कर दे, मैंने नहीं किया है ये काम, तो उसे बोलते हैं हम रेटिफिकेशन। एन एक्सप्रेस और implied consent of the principal essential when an agent act as on behalf of the principal। एक एक्सप्रेस बोलकर या इम्प्लाइड कंसेंट बहुत जरूरी होती है, सहमति बहुत जरूरी होती है प्रिंसिपल की उसके द्वारा किए गए काम पे के रिगार्डिंग जो एजेंट ने किया है। अदरवाइज द लेटर कैन रिफ्यूज टू बी लिएबल फॉर सच एन एक्ट ऑफ द पार्ट। अगर मान लो जो प्रिंसिपल है रेटिफाई नहीं करता इस एजेंट के काम को, तो फिर वो जो एजेंट है वो खुद उस काम करने के लिएबल होगा। ठीक है, ये होती है रेटिफिकेशन।
रूल्स गवर्निंग रेटिफिकेशन, कौन कौन सी रूल्स हैं जो रेटिफिकेशन को गवर्न करती है? द रूल्स गवर्निंग रेटिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द वर्डिक्ट ऑफ वेरियस कोर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज आर ब्रीफली डिस्कस्ड हियर अंडर। फर्स्ट, द एक्ट मस्ट बी इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। जो रेटिफिकेशन होगा उसी चीज़ का होगा जो काम प्रिंसिपल के नाम पर किया गया था, प्रिंसिपल के बिहाफ पर किया गया था, वही जो है काम प्रिंसिपल रेटिफाई करेगा, क्योंकि उसके उसके नाम पर किया गया तभी तो वो रेटिफाई करेगा उसको। रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड बाय द पर्सन इन हुज बिहाफ, और जिसके बिहाफ पे काम किया गया है रेटिफिकेशन ही वही पर्सन देगा। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम किया गया तो प्रिंसिपल ही रेटिफाई करेगा उसको। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तो उस टाइम पे प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता था। द प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, और प्रिंसिपल के अंदर जिसके भी आप पे काम किया गया उसके बिना बताए उस पर्सन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए और अनसाउंड का माइंड का नहीं होना चाहिए। ओनली लॉफुल एक्ट कैन बी रेटिफाइड, ऐसे ही काम रेटिफाई किए जाएंगे जो लॉ के अंडर, कानून के अंडर आते हैं। ये नहीं है कि आपने कोई ऐसा काम कर लिया, किसी के ऊपर चोरी का काम करा है किसी के ब्याह पे, या फिर किसी के ब्याह पे मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, या फिर किसी की फिरौती मतलब किडनैप कर लिया किसी का, तो वो काम इसके अंदर रेटिफाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो कानून के अंदर आते हैं वो काम ही रेटिफाई होंगे। रेटिफिकेशन मस्ट बी विद नॉलेज ऑफ द फैक्ट, रेटिफिकेशन जो की जाती है पहले, सबसे पहले सारे फैक्ट देखे जाते हैं, फिर उसके बाद उसको रेटिफाई किया जाता है। रेटिफाई मतलब रेट देना कि ये सही किया गया या नहीं किया गया। सही किया गया तो कोई बात नहीं, मेरे ब्याह पे होगा, अगर नहीं तो नहीं किया गया। द होल ट्रांजेक्शन कैन बी रेटिफाइड, पूरी कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रेटिफाई किया जाएगा, ये नहीं थोड़ी सी ट्रांजेक्शन को रेटिफाई करेंगे। रेटिफाई पूरी ट्रांजेक्शन करी जाएगी और ऑनर के द्वारा, जो भी प्रिंसिपल के द्वारा। रेटिफिकेशन शुड नॉट पुट अ थर्ड पार्टी डैमेज, रेटिफिकेशन के द्वारा कोई भी थर्ड पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 200, इफ ए पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर विदाउट हिज अथॉरिटी डज एन एक्ट विद विच इवन इफ इट वाज डन विद द अथॉरिटी ऑफ द अदर पर्सन पुट्स ए थर्ड पार्टी डैमेज, थर्ड पार्टी को डैमेज में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आगे है रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन रिजनेबल टाइम, जो रेटिफिकेशन है टाइम रिजनेबल टाइम पीरियड में होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम निकल जाने के बाद रेटिफिकेशन कोई काम का नहीं रहता। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस, रेटिफिकेशन को बोलकर और इम्प्लाइड दोनों तरीके से किया जा सकता है। रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, रेटिफिकेशन बाद में कम्युनिकेबल हो जाना चाहिए कि रेटिफिकेट भाई ओनर को, प्रिंसिपल ओनर को ये बता देना चाहिए मुंह से, कि कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि ये मैंने इस काम के लिए जो एजेंट ने मेरे बिहाफ पे किया था इसको रेटिफाई कर दिया है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रेटिफिकेशन, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन मतलब कि अगर एक प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया किसी एजेंट के काम को, तो अब वो रेटिफाई करने के बाद वो खुद लिएबल हो जाता है उस काम को करने के, जो भी काम उसके अंदर ऑब्लिगेशन बनता है उसका, उस एजेंट के वर्क के द्वारा, उस एजेंट के काम के द्वारा, तो अब वो पर्सन खुद उसका लिएबल हो जाएगा, ठीक है। आगे है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होता है? तो दो टाइप से ये टर्मिनेट होता है, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की एक्ट के थ्रू, और दूसरा है ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ लग जाता है तो उसके थ्रू पार्टी। देखो कैसे कौन कौन से ऑपरेशन ऑफ लॉ लगते हैं और एक्शन होता है। फर्स्ट, टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी टर्मिनेटेड खत्म हो जाता है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब पार्टीज ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई अब से तुम, प्रिंसिपल कहता है अब से तुम मेरे एजेंट नहीं रहे, और एजेंट कहता है ठीक है अब से तुम मेरे प्रिंसिपल नहीं रहे, मैं तुम्हारे एक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करूँगा। और रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, या फिर टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल मना कर जाए, प्रिंसिपल कह दे, रेवोकेट कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई अब जो तुम काम करोगे वो मेरे बिहाफ पे नहीं होगा, ठीक है, वो खुद रेवोकेट कर दे। वेयर द एजेंट हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन एजेंसी, देखो प्रिंसिपल कब मना कर देता है, प्रिंसिपल कब रेवोकेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को, क्या कुछ पोजीशन होती है। द प्रिंसिपल कैन नॉट हाउएवर रिवोक द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखो। फर्स्ट है वेयर द एजेंट हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन एजेंसी, जब एजेंट पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एजेंसी में काम करने लग जाए, मतलब बिहाफ पे तो वो क्या कहते हैं उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, लेकिन कुछ अपने फ़ायदे के लिए
वो क्या काम कर रहा है, अपना फ़ायदा निकाल रहा है उसमें से। जैसे ए ऑथराइज बी टू सेल हिज लैंड एंड रियलाइज द अमाउंट ऑफ लोन दैट ए हैड टेकन फ्रॉम द लेटर। I cannot revoke his authorization in this case, and even if A dies or becomes a lunatic, B's authorities does not terminate. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कुछ एजेंसी के वो बनते हैं, देखो। Where the agent has personal interest in the agency according to section 202, if the agent के पास agent has a personal interest or right in subject matter of the agency, in the absence of such of a contract the contrary, the principal cannot revoke the। अच्छा, ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो एजेंट प्रिंसिपल है रिवोक नहीं कर सकता, प्रिंसिपल तोड़ नहीं सकता। कौन कौन सी सिचुएशन में नहीं तोड़ सकता है, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था आपको। वेयर द एजेंट हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन एजेंसी, जब एजेंट के पास जो एजेंट प्रिंसिपल ओनर के लिए काम कर रहा है, वो जो एजेंसी है उसके अंदर कुछ थोड़ा अपना पर्सनल जो है इंटरेस्ट हो, तो अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो अगर रेवोकेशन कर दिया ओनर ने तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो रेवोकेट नहीं कर सकता। वेयर द एजेंट हैज़ इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी, जब एजेंट की खुद की पर्सनल लायबिलिटी है कोई काम करने के लिए, तो उसको जो प्रिंसिपल ऑनर है वो रेवोकेट नहीं कर सकता जब तक वो लायबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। वेयर द एजेंट हैज़ एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी पार्शली, जहाँ पर एजेंट ने अपनी जो अथॉरिटी जो दी गई थी उसको पार्शली करा है सिर्फ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204, द एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड व्हेन द एजेंट हैज पार्शली एक्सरसाइज अथॉरिटी, उसने सिर्फ आधी ही कुछ थोड़ी पार्ट ही अपनी अथॉरिटी को किया है। फॉर एग्जांपल, राम इंस्ट्रक्ट हिज एजेंट श्याम टू बाय 1000 tons of coal from Hari and makes a payment in 3 equal installment. If Sham had made the payment of 1 installment, Ram cannot terminate the contract. अगर उसने सिर्फ एक ही वो करी है, क्या कहते हैं, पेमेंट इंस्टॉलमेंट की, तो उसको टर्मिनेट कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी उसकी पार्शल ही अथॉरिटी पूरी हुई है। रिनंशिएशन बाय एजेंट, रिनंशिएशन बाय एजेंट, ये देखो क्या होता है, प्रिंसिपल कैन रिवोक द, त्याग करना। तो एजेंट क्या त्याग करता है, देखो, जस्ट एज द प्रिंसिपल कैन रिवोक हिज अथॉरिटी एंड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, द एजेंट कैन रिनक्टेट हिज अथॉरिटी बाय सर्विंग ए नोटिस टू द प्रिंसिपल। देखो, अगर प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया कि अब भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को मैं तोड़ रहा हूँ, तो जो एजेंट है जो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा था, वो भी अपने जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग कर देगा कि भाई मैं भी अब ये काम, क्योंकि तुमने ही अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को तोड़ दिया तो मेरा तरफ से भी ये टूटा ही समझो, ठीक है। सेकंड है टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, टूटती है। फर्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब जो काम के लिए एजेंट को हायर किया गया था अगर वो कंप्लीट हो जाता है, परफॉर्मेंस हो जाती है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाता है। एक्सपायरी टाइम, जो टाइम तक के लिए ये काम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाया गया था, अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल, या तो एजेंट मर जाए या तो प्रिंसिपल मर जाए, या फिर पागल हो जाए वो प्रिंसिपल, या फिर एजेंट पागल हो, दोनों में से कोई भी पागल हो जाए या मर जाए तो भी टर्मिनेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिवालिया हो जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एजेंसी का ख़त्म हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था एजेंसी का, वही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। सपोज करो जिस बिज़नेस को चलाने के लिए एजेंट रखा गया था, अगर वो बिज़नेस ही ख़त्म हो जाए, पूरा उसमें आग लग जाए, जल जाए वो, तो फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी अपना आप खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल बिकमिंग एलियन कंपनी, जो ओनर था जिसने एजेंट रखा था, अगर वो ओनर एलियन एनिमी के अंदर आ जाए, सपोज करो हमारा चाइना में जो है एक प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ओनर रहता था, उसने इंडिया में अपना एजेंट हायर करा हुआ था, तो अगर चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हो जाए तो जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए जो एलियन एनिमी के अंदर आ जाएगा। अगर वो एलियन एनिमी के अंदर आ गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को ख़त्म कर देंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी ख़त्म होने पे, कंपनी बंद हो गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी अपना आप बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इर्रेवोकेबल एजेंसी, इर्रेवोकेबल एजेंसी जिसको
ऐसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एजेंसी के जिसको तोड़ नहीं सकते हम, वो कौन से होते हैं? देखो हमने बोल दिया कि रिवोक हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ऊपर से पहले कि जो टर्मिनेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, रिवोक हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इररेवोकेबल होते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। इवन दो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 201 द प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। देखो वैसे प्रिंसिपल क्या कर सकता है? अथॉरिटी ऑफ एजेंट को रिवोक कर सकता है एंड टर्मिनेट द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस भी है इस रूल से। कौन कौन से एक्सेप्शन है, कौन कौन सी टाइम पे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल होगा? देखो कौन सी सिचुएशन होगी। फर्स्ट है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, जब एजेंसी के अंदर दोनों का इंटरेस्ट हो, यानी कि एजेंट का भी इंटरेस्ट हो और जो ओनर है उसका भी इंटरेस्ट हो, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एजेंट भी वहाँ पर उसके अंदर एजेंट भी इंटरेस्ट रखता है उसके अंदर, हमारी इसके अंदर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वेयर द एजेंट हैज़ इनकर्ड ए पर्सनल लायबिलिटी, जहाँ पर एजेंट की खुद की एक पर्सनल लायबिलिटी बनती है, पर्सनल उत्तरदायित्व बनता है। देखो वैसे तो सारे उत्तरदायित्व वो उसके बिहाफ पे कर रहा होता है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ओनर के, लेकिन कभी कभार जो प्रिंसिपल जो जो एजेंट का खुद का भी उत्तरदायित्व, पर्सनल उत्तरदायित्व होता है, जब तक वो उस उत्तरदायित्व को, उस ऑब्लिगेशन को नहीं निभाता है, उस लायबिलिटी को नहीं कंप्लीट करता है, तब तक वो हम उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को तोड़ नहीं सकते, रेवोकेट नहीं कर सकते। वेयर द एजेंट हैज़ पार्शली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, जब जहाँ पर एजेंट ने सिर्फ थोड़ा ही पार्ट अपनी अथॉरिटी का किया था, थोड़ा ही पार्ट किया, अभी पूरा पार्ट रहता है। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट आनी थी, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट आई है, तो अभी 2 पार्ट रहते हैं, इसलिए अभी तब तक जब 2 पार्ट नहीं आते तब तक हम उस एजेंसी को रेवोकेट नहीं कर सकते। वैन डस टर्मिनेशन टेक ऑफ इफेक्ट, टर्मिनेशन अगर हमने कर दिया, कब खत्म हो जाएगा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कितना टाइम लगेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 द एजेंट्स अथॉरिटी टर्मिनेट व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल टर्मिनेटिंग हिज अथॉरिटी। एजेंट का काम वहीं पे खत्म हो जाता है जब उसको नोटिस मिल जाता है प्रिंसिपल का कि भाई तुझे रेवोकेट कर दिया गया है एजेंट के काम से। हिज अथॉरिटी डज नॉट टर्मिनेट टिल ही रिसीव सच नोटिस, जब तक वो नोटिस नहीं मिलेगा तब तक वो काम करता रहेगा एजेंट के रूप में, ठीक है, उसकी अथॉरिटी खत्म नहीं होती। एंड टिल सच टाइम ही कैन कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी, और उस टाइम तक जब तक नोटिस नहीं मिलता तो वो थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता रहेगा, ठीक है। नोटिस मिल जाएगा तो खत्म हो जाएगी उसकी एजेंट की वो। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट, जो हम सब एजेंट रखते हैं उसकी अथॉरिटी कैसे खत्म हो जाती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210 टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी पुट्स टू एन एंड टू द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट अपॉइंट्स बाय हिम, जब एजेंट की अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो उसके द्वारा जो सब एजेंट अपॉइंट किए गए हैं उनकी भी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स इट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अथॉरिटी ऑफ द एजेंट, एजेंट की अथॉरिटी नहीं रहती, देयर इज नो अथॉरिटी थ्रू सब एजेंट, सब एजेंट के लिए भी कोई अथॉरिटी नहीं रहती। ए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द रेवोकेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी के टूटने से सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को किसने रखा है? सीधा प्रिंसिपल ने रखा है, ठीक है। देखो सब एजेंट को तो रखा है एजेंट ने, इसलिए एजेंट की अगर अथॉरिटी खत्म हो गई तो सब एजेंट की खत्म हो जाएगी, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को किसने रखा है? प्रिंसिपल ने। तो एजेंट की अथॉरिटी टूटने पर सब्स्टिट्यूट एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राइट एंड ड्यूटी ऑफ एजेंट एज अगेंस्ट प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, देखो एजेंट की राइट्स, अधिकार और उसकी ड्यूटीज किसके रिगार्डिंग? एज अगेंस्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अगेंस्ट ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। तो फर्स्ट देखो ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी होती है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ने बोला है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। टू वर्क विद रीजनेबल केयर स्किल एंड, देखो वो काम कर रहा है, जो एजेंट काम कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, यानी उसका किया गया काम प्रिंसिपल को अफेक्ट करेगा, इसलिए उसको अपना काम बड़ी रीजनेबल केयर से करना चाहिए, स्किल से करना चाहिए और डिलीजेंस से करना चाहिए, ठीक है। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, जो अकाउंट है उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करके चलना चाहिए। एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू द प्रिंसिपल अबाउट द एजेंसी, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको अकाउंट्स बनाकर रखने चाहिए क्योंकि वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है। द रिलेशनशिप ऑफ द एजेंट विद द प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बेलर एंड बेयर,
बिलियन एजेंट इज डीम टू बी ट्रस्टी ऑफ द प्रिंसिपल। बिलियन बेली के रूप में काम कर रहा है जो एजेंट है वो ट्रस्टी माना जाएगा प्रिंसिपल का। एंड लाइक अ ट्रस्टी ही इज एक्सपेक्टेड टू कीप प्रॉपर अकाउंट एंड प्रेजेंट दैम एट डिमांड ऑफ द प्रिंसिपल। उसको अकाउंट प्रॉपर तरीके से बना कर रखना चाहिए और जब भी प्रिंसिपल डिमांड करे उसे दिखाना चाहिए। टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी, अगर उसे एजेंट को प्रिंसिपल के काम करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको प्रिंसिपल को बताना चाहिए कि जी आपके बिहाफ पे ये काम करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। नॉट टू डील इन हिज ओन नेम और अकाउंट, अपने अकाउंट पे और अपने नेम पर डील नहीं करना क्योंकि आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके नाम पे काम कर रहे हो, अपने नाम पे काम नहीं करना आपको। टू पे ऑल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल, कोई भी अमाउंट जो आपने रिसीव किया है एज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो जो भी अमाउंट आपको मिला है वो आपको प्रिंसिपल को देना है क्योंकि जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव किया है। ये नहीं करना आपको अपनी जेब में नहीं डालना उसको, क्योंकि प्रिंसिपल को देना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। नॉट टू अर्न सीक्रेट, प्रिंसिपल का काम करते हुए कोई भी आपको सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है अपने लिए। प्रिंसिपल के काम कर रहे हो किसी से स्पेशल कमीशन कमा लिया, कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, देखो आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो, ओनर के लिए काम कर रहे हो, तो कोई गलत टाइटल नहीं एडवर्स करना, एडवर्स टाइटल नहीं सेटअप करना उसके, क्योंकि जो आपने गलत काम किया तो वो किसके ऊपर टाइटल किसका खराब होगा, एट प्रिंसिपल का, इसलिए आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, अपने अथॉरिटी जो आपको प्रिंसिपल से मिली है आपको अब सब एजेंट के रूप में डेलीगेट नहीं करनी है। अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट नहीं करनी है, जो आपको काम मिला है वो आपको किसी और से नहीं करवाना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ द डेथ और इंसैनिटी, अगर जो डेथ हो जाती है या फिर पागल हो जाता है प्रिंसिपल तो उसके जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना आपका ड्यूटी बनती है। नॉट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन कोर्ट्स ऑफ बिजनेस और एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, देखो अगर आप प्रिंसिपल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा डाटा मिलेगा, ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट, उसके बिजनेस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, वो नहीं आपको यूज़ करनी। क्यों? क्योंकि आप प्रिंसिपल के एक तरह से ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हो। राइट ऑफ एजेंट, एजेंट के क्या राइट होते हैं? अब जो एजेंट किसी के प्रिंसिपल के नीचे काम, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं? राइट्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर प्री मैच्योर ब्रीच ऑफ एजेंसी, अगर आप टाइम मतलब ड्यू डेट से पहले ही जो ऑनर है या प्रिंसिपल है उसने ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो उससे जो भी नुकसान होता है एजेंट को, वो सारा नुकसान की क्षतिपूर्ति का हकदार है, भाई सारे नुकसान का क्लेम दिया जाए। राइट टू रिटेन मनी ड्यू टू हिमसेल्फ, जो मनी उसकी ड्यू रहती है वो मनी उसको वो अपने पास रख सकता है। अंडर द प्रोविजन सेक्शन 217 द एजेंट हैज़ द राइट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड टू एन अकाउंट, देखो प्रिंसिपल के काम करते हुए प्रिंसिपल को किसी थर्ड पार्टी से उसको कोई सम मिला है, कोई पैसे मिले हैं, तो जो प्रिंसिपल ने उसके पैसे देने थे वो उस पैसों में काट कर उस प्रिंसिपल को दे सकता है। सपोज कीजिए थर्ड पार्टी से एजेंट को 5 लाख रुपए मिले और प्रिंसिपल ओनर ने जो एजेंट के 1 लाख रुपए देने थे, तो जो भी ड्यू रहता था 5 लाख में से 1 लाख रुपये माइनस करके 4 लाख रुपए उसको दे देगा, ठीक है। राइट टू रिसीव रेमुनरेशन, अपने काम के लिए जो रेमुनरेशन रिसीव करने का उसको अधिकार है। राइट ऑफ लियान ऑन गुड्स, अगर मान लो प्रिंसिपल ओनर अपने उसे काम के लिए उसको रेमुनरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो उसकी गुड्स को रख सकता है अपने पास कस्टडी में। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, उसके पास ये अधिकार है, रास्ते में ही उसकी गुड्स को स्टॉप करवा सकता है अगर वो उसको रेमुनरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, अगर उसकी कोई हानि होती है तो उसकी हानि की पूर्ति करने, उसकी लॉस होता है तो लॉस जो है कौन पूरा करेगा? उसका प्रिंसिपल करेगा। कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी? इंडेमनिफिकेशन, राइट टू इंडेमनिफाइड फॉर लॉफुल एक्ट, जो भी लॉफुल एक्ट उसने करें, कानून
कानून के अंडर आते हैं। जो भी काम जो है उसको अगर वो तरीके से उसने काम किए तो उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी। राइट टू बी इंडेमनिफाई फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ, जो काम उसने गुड फेथ में किया है लेकिन फिर भी उससे गलती से हो गया है तो उसके रिगार्डिंग जो क्लेम है वो ले सकता है। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने काम गुड फेथ में किया है। राइट फॉर कंपनसेशन फॉर प्रिंसिपल नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल, कोई सारा कंपनसेशन को लेने का उसको मतलब राइट है। अगर प्रिंसिपल ने कोई चीज़ नेगलेक्ट कर दी है, उसकी वजह से उसको कोई हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो उसको सारा कंपनसेशन लेने का अधिकार है। ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है जो अपने बिहाफ पे एजेंट से काम करवा रहा है उसकी क्या ड्यूटी बनती है? टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट, कोई भी जो कानूनी एक्ट उसने किया है मतलब एजेंट ने और उस लॉफुल एक्ट करने से उसे कोई हानि हुई है तो उसको क्षतिपूर्ति करे, उसको इंडेमनीफाई करे। टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ, जो एजेंट ने गुड फेथ में उसके लिए काम किया है उसके रिगार्डिंग और उस गुड फेथ में होने की वजह से अगर उसको कोई क्लेम भी हो गया है, कोई हानि भी हुई है, चाहे वो गलती से काम हो गया है, तो वो हानि को पूरा करने का उसका अधिकार है, वो ड्यूटी बनती है प्रिंसिपल की। द एजेंट फॉर इंजरी, अगर एजेंट को प्रिंसिपल का काम करते हुए कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को इंडेमनीफाई, उसकी जो भी क्लेम बनता है इंजरी होने में उसको पे करने का अधिकार, वो राइट ड्यूटी बनती है प्रिंसिपल की। टू पे रेमुनरेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, जो एजेंट आपके लिए काम कर रहा है उसको उसके बदले में रेमुनरेशन पे करना और कोई जो भी अदर एक्सपेंसेस बनते हैं वो आपको पे करने की ड्यूटी बनती है। ठीक है। अब प्रिंसिपल के अधिकार क्या होते हैं? टू रिकवर डैमेजेस, जो भी उसको डैमेज हुए हैं एजेंट की वजह से उसको रिकवर करने के डैमेज को रिकवर करने का राइट होता है। टू ऑब्टेन अकाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट, अगर अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का काम करने के दौरान कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो वो सीक्रेट प्रॉफिट को पाने का अधिकार प्रिंसिपल के पास है। टू रेसिस्ट द एजेंट्स क्लेम फॉर इंडेमनिटी, एजेंट के क्लेम को इंडेमनिटी for क्षतिपूर्ति के लिए उसके एजेंट को वो रेसिस्ट कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है। अब प्रिंसिपल की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी हमने पढ़ी थी एजेंट के लिए, ये थर्ड पार्टी के लिए क्या लाइबिलिटी बनती है? द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू थर्ड पार्टी कैन बी क्लासिफाइड व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नेम्ड प्रिंसिपल, जब एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रिंसिपल के नेम पे। व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल, नेम्ड प्रिंसिपल यानी प्रॉपर नाम मेंशन किया गया है इसके लिए क्या है, अननेम्ड प्रिंसिपल जिनका नाम मेंशन नहीं किया गया है एजेंट ने काम किया है। व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल जिसका नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। आप देखो, व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ द नेम्ड प्रिंसिपल, इन दिस केस द एजेंट नॉट ओनली डिस्क्लोजेज द पर्पस ऑफ द एजेंसी टू द थर्ड पार्टी बट आल्सो डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब कि सिर्फ ये नहीं बताते कि एजेंसी का पर्पस क्या है, यही बताते हैं कि ये इसका मतलब कि प्रिंसिपल कौन है, ओनर कौन है। इट इज़ द डियर स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन विच द एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नेम्ड प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एजेंट जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन होता है कि इसके लिए काम किया। और फर्स्ट है व्हेन द एजेंट हैज़ एक्टेड अपॉन हिज अथॉरिटी, देखो जब एजेंट ने अपने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही काम किया, एन एक्ट ऑन द एजेंट इन एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी काम किया जाएगा वो एजेंट के अकॉर्डिंग जो काम किया जाएगा वो प्रिंसिपल के एक्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा। If the agent has acted within the limits of his authority during the validity of the agency, the principal is liable to third party for the agent। देखो एजेंट ने अगर अपनी अथॉरिटी की लिमिट में रह काम किया है और टाइम पीरियड जो एजेंसी का है उसके अकॉर्डिंग काम किया है तो जो काम उसने किया है वो थर्ड पार्टी के लिए वो जो प्रिंसिपल है वो लियाबल रहेगा। ठीक है। आगे है व्हेन द एजेंट एक्सेड्स हिज अथॉरिटी, अगर देखो प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी इतनी और उसने प्रिंसिपल ने देखो उसको अथॉरिटी इतनी दी, ठीक है, लेकिन उसने अपने अथॉरिटी से निकल के इतना काम कर दिया तो देखो क्या होगा। According to section 7, when an agent exceeds his authority to do work for the principal and if the work is such that it can be separated into what is within his authority and what is beyond it, the principal is bound by the part of the work which
द एक्ट हैज़ डन विद द लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटी। देखो, एक एजेंट ने अथॉरिटी से आगे निकल के काम कर लिया, इतनी अथॉरिटी दी गई थी उसको, इतना अधिकार दिए गए थे, इतने, और उस अधिकारों से थोड़ा सा ज़्यादा काम कर दिया, लेकिन उस अधिकार, उस काम को हम ना माप नहीं सकते कितना अथॉरिटी के अंदर आता है, कितना अथॉरिटी के बाहर आता है। तो ऐसे काम के अंदर प्रिंसिपल ही लिएबल मानेगा थर्ड पार्टी के अंदर उस काम को करने के। ठीक है। When the agent commits misrepresentation of for fraud, अगर एजेंट ने छुपाया है कुछ या फ्रॉड से थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्टैक्ट किया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 238 द प्रिंसिपल इज लिएबल टू थर्ड पार्टी फॉर एनी, तो प्रिंसिपल ही लिएबल होगा ऑन द पार्ट ऑफ द एजेंट। एजेंट ने चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन से काम किया या फिर फ्रॉड किया, तो काम तो किसने किसके बिहाफ पे किया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो प्रिंसिपल ही लिएबल होगा उस काम के लिए। कंसिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू द एजेंट, जो नोटिस प्रोवाइड किया गया है एजेंट को, उसका नतीजा देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 229 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एजेंसी ए नोटिस गिवन टू द एजेंट हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज इफ इट वर गिवन टू द प्रिंसिपल पर्सनली। एजेंट को अगर नोटिस दिया गया है ना, किसी थर्ड पार्टी ने एजेंट को अगर नोटिस भेजा है ना, तो वो यही माना जाएगा कि जो वो नोटिस है वो सीधा पर्सनली प्रिंसिपल को भेजा गया है। ठीक है। आगे, लायबिलिटी ऑन एडमिशन मेड बाय द एजेंट, अगर एजेंट ने कोई एडमिशन किया है तो उसकी लायबिलिटी क्या रहती है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एजेंसी इफ द एजेंट मेक्स एन एडमिशन ऑफ अ फैक्ट और डीड, मतलब कि एजेंट ने कोई फैक्ट या फिर कोई डीड बनाई है, इट विल लॉफुली बी डीम्ड टू बी एडमिशन बाय द प्रिंसिपल, उसको यही माना जाएगा कि ये जो एडमिशन किया है प्रिंसिपल ने किया है, एंड द प्रिंसिपल वुड बी लिएबल फॉर इट, प्रिंसिपल उस चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा। एजेंट्स नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट, अगर देखो एजेंट है वो मिसकंडक्ट करता है या फिर उसको इग्नोर करता है किसी चीज़ को, तो वो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने किया। द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजेंट नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट, प्रिंसिपल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही एजेंट काम कर रहा है। व्हेन द एजेंट कॉन्टैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल, अब वहाँ पर नेम्ड प्रिंसिपल था, यहाँ पर अननेम्ड प्रिंसिपल है, नेम नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ पर्पस ऑफ जो है पर्पस ऑफ एजेंसी काम के लिए काम करेगा वो, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि किस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। When an agent makes a contract and informs the party with whom he is making the contract that he is acting as an agent but does not disclose the identity of the principal, लेकिन प्रिंसिपल की आइडेंटिटी नहीं बताता, ये बता देगा बस कि पार्टी को किसके लिए काम किया जा रहा है, विद होम ही इज़ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और दैट ही इज़ एक्टिंग एज एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ये बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा किस एजेंट के लिए, किस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है वो एजेंट के रूप में। ठीक है। द प्रिंसिपल इज लिएबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल लिएबल होगा एजेंट के काम के लिए, एंड द लेटर हैज़ नो पर्सनल लायबिलिटी, उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। द पार्टी विद होम द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कैन सू द प्रिंसिपल इन केस ऑफ द डिफॉल्ट एंड नॉट द एजेंट, इसमें जो थर्ड पार्टी होगी वो प्रिंसिपल को ही जाके क्या करेगी, स्यू करेगी, ना कि एजेंट को। ठीक है। अब व्हेन द एजेंट कॉन्टैक्ट अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, इसमें डिस्क्लोज ही नहीं किया गया कि प्रिंसिपल भी कोई है, सिंपल एजेंट कहता है कि मैं ही एक तरह से ओनर हूँ। When an agent contacts with a person with who does not know whether he is contacting with agent or principal, एजेंट एक ऐसी पार्टी के साथ में कॉन्टैक्ट करता है जिसको ये नहीं पता होता है कि वो एजेंट है या फिर प्रिंसिपल है, एंड डज नॉट हैव ए वैलिड रीज़न टू नो दैट, और कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है उसको पता करने का, एंड एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज, एजेंट डिस्क्लोज भी नहीं किया कि मैं एजेंट हूँ किसी प्रिंसिपल पर्सन का, एंड दैट ही इज एक्टिंग और एजेंट, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द अनडिस्क्लोज, इसको बोलते हैं हम अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। इफ द थर्ड पार्टी इन सच केस फाइल्ड ए सूट एंड कम्स टू नो एज टू हु इज द प्रिंसिपल बिफोर द कोर्ट गिव्स अ वर्डिक्ट, द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू sue both the agent and the principal। अब देखो, पार्टी को अगर मान लो ये काम पूरा नहीं मिला तो पार्टी किसको स्यू करेगी, दोनों को स्यू कर सकती है, एजेंट को और प्रिंसिपल को, दोनों को। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एजेंट ने नहीं बताया कि वो किसी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। तो दोनों को स्यू करा जाएगा। अब देखिए आगे, लायबिलिटी ऑफ द एजेंट टू थर्ड पार्टी। देखिए थर्ड पार्टी से एजेंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो क्या इसकी एजेंट की थर्ड पार्टी के लिए क्या लायबिलिटी रहती है वो देखते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट में
एक्सप्रेस करके अगर ये रखा होता है कि एजेंट की भी यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी है, तो देखो, इफ द पार्टी मेकिंग द कॉन्टैक्ट विद द एजेंट एक्सप्रेसली स्टेट दैट द एजेंट पर्सनली विल बी लिएबल फॉर एनी डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस, कि एजेंट खुद भी पर्सनली लिएबल रहेगा कि अगर वो परफॉर्मेंस में डिफॉल्ट होगा तो खुद की भी क्या होता है, फिर एजेंट यहाँ पर लिएबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। व्हेन द एजेंट एक्ट्स फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, अगर जो एजेंट है वो उसका प्रिंसिपल कहाँ बैठा है, फॉरेन में, फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है और एजेंट यहाँ पर है, तो एजेंट इंडिया के अंदर है तो एजेंट ही फॉरेन प्रिंसिपल के देखो प्रिंसिपल तो फॉरेन में बैठा है जिसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा है, जिसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो एजेंट यहाँ पर है तो एजेंट को ही पकड़ा जाएगा, एजेंट ही लिएबल होगा उस काम करने के लिए। देखो सेक्शन 230 स्पेसिफाइड व्हेन एजेंट ऑपरेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन प्रिंसिपल द एजेंट्स लायबिलिटी इज पर्सनल, तो एजेंट की लायबिलिटी पर्सनल हो जाती है, क्योंकि जिसके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फॉरेन थोड़ी जाएगी प्रिंसिपल को पकड़ने के लिए या उसको स्यू करने के लिए। व्हेन द एजेंट एक्ट फॉर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, जब एजेंट एक अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, मतलब सपोज कीजिए एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये नहीं बताया कि वो खुद एजेंट है या फिर प्रिंसिपल है, तो जो अगर मान लो डिफॉल्ट होता है आगे इसका उसके जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफॉल्ट होता है उस चीज़ में, तो जो थर्ड पार्टी है वो एजेंट को और जो प्रिंसिपल है दोनों को ही, अगर उसको पता चलता है कि प्रिंसिपल नहीं है प्रिंसिपल कोई और है, तो दोनों को ही वो स्यू कर सकता है, ठीक है। व्हेन द प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड, जब कहीं कोई कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर हम प्रिंसिपल को स्यू नहीं कर सकते, प्रिंसिपल के ऊपर जो है केस नहीं डाल सकते, तो सिर्फ तो उसके ऊपर लायबिलिटी कहाँ से किसकी क्रिएट हो जाती है, एजेंट की। इफ द एजेंट इज ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हु कैन नॉट बी स्यूड, द प्रिंसिपल इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्टैक्ट विदाउट बिकॉज ही इज अ माइनर। देखो देखो कहीं कहीं ऐसा होता है प्रिंसिपल के ऊपर हम वो नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो माइनर का हो जाता है या फिर वो इंसेन माइंड का हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, पहले मान लो वो सही था बाद में अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उसके ऊपर स्यू नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्यू नहीं कर सकते तो किसकी लायबिलिटी बनती है कि उसके एजेंट को स्यू किया जाएगा। व्हेन ही कॉजेज इंजरी टू द बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, देखो जब एजेंट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को इंजरी होती है उसकी बॉडी की या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी खराब होती है उसकी वजह से, तो वो खुद लिएबल होगा उस चीज़ों के लिए। व्हेन द एजेंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, अगर एजेंट खुद के नाम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो खुद भी लिएबल हो जाता है उस थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। व्हेन द एजेंट एक्ट फॉर अ प्रिंसिपल नॉट इन एग्जिस्टेंस, देखो जब एजेंट ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, यानी वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो एजेंट हिमसेल्फ ही लिएबल होगा अपने किए गए काम के लिए। व्हेन द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, देखो अगर एजेंट को थोड़ी सी अथॉरिटी दी गई थी लेकिन उसने बहुत सारी अथॉरिटी अपने अपने मतलब ये सिर्फ एक अथॉरिटी दी गई थी, उसने 2-3 अथॉरिटी अपने आप ही लगा ली इस कॉन्ट्रैक्ट को करते टाइम, तो वो भी लिएबल होगा क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया। व्हेन द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, अगर एजेंट की अथॉरिटी उसके खुद के इंटरेस्ट से कपल है मतलब जुड़ी हुई है, तो जो एजेंट भी उसके लिए लिएबल होगा, ठीक है। व्हेन द यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड मेक्स द एजेंट पर्सनली लिएबल, अगर कस्टम और यूसेज व्यापार के कस्टम वगैरह एजेंट को पर्सनली लिएबल बना देते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट होता है तो एजेंट भी खुद लिएबल होता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। व्हेन द एजेंट रिसीव और पेज मनी बाय मिस्टेक्स और फ्रॉड, अगर एजेंट ने कोई मनी रिसीव करी है बाय मिस्टेक या फिर फ्रॉड के द्वारा, तो वो लिएबल हो जाएगा। When the agent receives the pay money by mistake or fraud, he becomes liable for such money received or paid by him. प्रिटेंडेड एजेंट, एजेंट प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एजेंट हूँ, रियल में वो एजेंट नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 235 व्हेन ए पर्सन्स क्लेम टू बी एजेंट ऑफ द अनदर एंड इंक्लूड अ थर्ड पार्टी टू मेक कॉन्टैक्ट विद हिम विच इज नॉट रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने आगे उसको रेटिफाई नहीं किया कि भाई ये मेरा एजेंट नहीं है, ही इज टर्म टू बी ए प्रिटेंडेड एजेंट, उसको प्रिटेंडेड एजेंट बोलते हैं। प्रिटेंडेड एजेंट का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन कौन होते हैं प्रिटेंडेड एजेंट,
जो पर्सन थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करते हैं एजेंट बनके किसी प्रिंसिपल का, और आगे जाकर प्रिंसिपल मना कर देता है उसको कि भाई उसको रेटिफाई नहीं करता वो, तो वो प्रिटेंडेड एजेंट माना जाता है एंड लिएबल फॉर इज एक्शंस टू द थर्ड पार्टी, वो खुद लिएबल हो जाता है वो थर्ड पार्टी के लिए। फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए काम किया तो खुद लिएबल होगा उस चीज। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, जब एजेंट किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करते टाइम ये नहीं बताता है कि वो एजेंट है या फिर प्रिंसिपल है, या वही प्रिंसिपल के वही उसका कोई प्रिंसिपल है और वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो उसको तो थर्ड पार्टी को ये नहीं पता होता कि भाई ये प्रिंसिपल है या एजेंट है, तो उस टाइम जो प्रिंसिपल है उसको माना जाता है कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है। एंड अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल इज वन हुज आइडेंटिटी इज नॉट नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यानी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता कि वो है भी या नहीं। नॉर्मली द प्रिंसिपल इज अनडिस्क्लोज टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मोस्ट ऑफ जो प्रिंसिपल है अनडिस्क्लोज होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए। फर्स्ट, व्हेन द एजेंट कन्वे by his behavior that he is all in all and is not acting on behalf, कब होता है कि जब एजेंट बोलता है मैं खुद ही हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा। when the agent does not disclose the name of the principal, प्रिंसिपल का अपने प्रिंसिपल का नेम नहीं बताता, तो when the agent makes the contact in his own name, खुद के नेम पे काम करता है। तो लीगल पोजीशन ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, अगर लीगल कौन सी लीगल पोजीशन में होता है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 231, व्हेन एन एजेंट मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज एजेंट एंड हैज नो रीजन टू disbelieve the agent's word, that undisclosed principal reserve the right to disclose himself and demand the third party performance of the contract। तो जो प्रिंसिपल के पास अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का राइट होता है कि वो खुद जाके बताए कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, इसका मतलब ओनर हूँ, एंड डिमांड थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस से द कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी से भाई कॉन्टैक्ट करने के लिए और परफॉर्मेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बोले। इन सच केस थर्ड पार्टी विल हैव ऑल सच राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल एज दे वुड हैव एंड अगेंस्ट इन केस ऑफ द प्रिंसिपल। अगर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल ने डिस्क्लोज कर दिया थर्ड पार्टी के आगे कि मैं क्योंकि उसकी भाई वो क्या है प्रिंसिपल है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर थर्ड पार्टी जो के पास ये अधिकार हो आ जाता है कि वो स्यू कर सकता है उस प्रिंसिपल को भी और एजेंट को भी। ठीक है, आगे देखिए, राइट ऑफ इलेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 233 इन ऑल सच सिचुएशन वेयर द एजेंट इज पर्सनली लिएबल। एक सारी सिचुएशन वो सारी सिचुएशन जहाँ पे जो एजेंट है खुद पर्सनली लिएबल है, उत्तरदायी है, द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैज़ द राइट टू होल्ड द एजेंट और द प्रिंसिपल और बोथ लिएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस टाइम पे थर्ड पार्टी के पास में खुद के पास अधिकार होता है कि वो किस हैज़ द राइट टू होल्ड द एजेंट को होल्ड करना या प्रिंसिपल को या दोनों को होल्ड कर सकता है। दिस राइट ऑफ द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड द राइट ऑफ इलेक्शन। तो ये मतलब चुनाव वो खुद चुन सकते हैं कि भाई अब एजेंट को हम यहाँ पर वो करें लिएबल ठहराएं या फिर उसको प्रिंसिपल को या फिर दोनों को, ये यहाँ पर उनके पास चुनने का अधिकार आ गया, राइट ऑफ इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 200 बेल्स ऑफ कॉटन्स टू बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, लेटर द ही कम्स टू नो दैट बी वाज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सी। ठीक है, तो ये सी प्रिंसिपल हो गया, बी एजेंट हो गया और ए थर्ड पार्टी हो गई। ए कैन स्यू बी और सी और बोथ। ए के पास इलेक्शन का राइट है, चुनने का राइट है कि वो किसको स्यू करे, किस पे केस डाले, बी के ऊपर भी डाल सकता है, सी के ऊपर भी डाल सकता है, दोनों के ऊपर भी डाल सकता है। टू रियलाइज द प्राइस ऑफ द कॉटन इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बी। अगर डिफॉल्ट इन पेमेंट होती है तो रियलाइज करने के लिए बी के ऊपर केस भी डाल सकता है, सी के ऊपर भी डाल सकता है और दोनों के ऊपर भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट ऑफ इलेक्शन। आगे है प्रिटेंडेड एजेंट। जो एजेंट प्रिटेंड कर रहा है एजेंट होने का, वो एजेंट नहीं है किसी का, उसको बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 235 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन ए पर्सन हु इज नॉट एन एजेंट क्लेम्स टू बी एन ऑथराइज्ड एजेंट और अनदर पर्सन एंड देयरबाय इंड्यूस द थर्ड पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, सच अ पर्सन इज कॉल्ड प्रिटेंडेड एजेंट। देखो, एक ऐसा पर्सन जो खुद एजेंट नहीं है और क्लेम्स टू बी ऑथराइज्ड एजेंट, उसको ये क्लेम कर रहा है वो खुद के लिए कि भाई मैं एक ऑथराइज्ड एजेंट हूँ एक किसी पर्सन का, लेकिन
थर्ड पर्सन से क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो है नहीं रियल में एजेंट किसी का, लेकिन वो बन रहा है एजेंट, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एक एजेंट हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट। ही इज इन सच अ केस लिएबल टू थर्ड पार्टी फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्ट। वो खुद ही लिएबल होगा थर्ड पार्टी को दैट ही हैज डन एज अ प्रिटेंडेड एजेंट। बट इफ द alleged principal or whose behalf the agent has done some act ratify such act। देखो मान लो देखो मैं एग्जांपल समझाती हूँ। ये मैं हूँ, मैंने, ये प्रिंसिपल है, इसके बिहाफ पे ना किसी थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है, ये प्रिंसिपल है, और मैं एक तरह से एजेंट हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला, एजेंट हूँ नहीं मैं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा और मैंने बोला कि मैं इसकी एजेंट हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ इसकी एजेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं खुद लिएबल होंगी अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रिटेंडेड एजेंट हूँ, मैं रियल में एजेंट नहीं हूँ, ये नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे काम की गवाही यानी रेटिफाई कर दिया इसने मेरे काम को, कि हाँ भाई इसने बोला था कि भाई ये मेरे ब्याह पे कर रहा है, कि हाँ ठीक है जी मेरे ब्याह पे कर रहा है, इसने अगर कर दिया तो फिर ये लिएबल हो जाएगा उस काम के लिए। ठीक है, अगर रेटिफाई कर दिया तो प्रिंसिपल हो जाएगा लिएबल उस काम के लिए, अगर रेटिफाई नहीं करता, डिसऑन कर देता है उस काम को, तो फिर जो एजेंट ही लिएबल होगा अगर डिफॉल्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई, तो वो होता है प्रिटेंडेड एजेंट। वो रियल में एजेंट नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो इसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो वो होता है प्रिटेंडेड एजेंट। तो आई होप स्टूडेंट आज की ये वीडियो जो हमारे चैप्टर नंबर 17 की थी वो आपको समझ में आई होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।